अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने ना ऑर्डर 8 करना है। ऑर्डर 8 जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए है। इसके साथ जो रेलिवेंट प्रोविजन है ना वो है सेक्शन 26A। सेक्शन 26A इनिशियली जो थी वो इसका पार्ट नहीं थी सीपीसी का, लेकिन बाद में अमेंडमेंट के जरिए इसको ऐड किया गया 2020 की अमेंडमेंट्स के जरिए। ठीक है, 26A जो है वो प्योरली हमें रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बताता है और ऑर्डर 8 हमें तीन चीजों के बारे में बताता है। एक है रिटर्न स्टेटमेंट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे, या अगर उसमें बाद में कोई रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई क्लेम आ जाता है तो क्या हम लोगों ने करना है। ठीक है, उसके लिए ये रूल 2 से लेके रूल 9 तक इसके अंदर होगा एप्लीकेबल। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑर्डर 8 हमें बताता है कि कौन कौन से दस्तावेजात ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ अनेक्स करना है वाइल सबमिटिंग इट इन द कोर्ट। और उसके बाद हमारा है थर्ड जो डील करता है मैटर इसके अंदर, वो है सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ द सेम। इसके अंदर ये रूल 1, रूल 1B और रूल 10 ये तीनों इसके साथ डील करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में ना सॉरी लास्ट लेक्चर कह रही हूँ, आज हम लोगों ने पढ़ना ये था रिटर्न स्टेटमेंट वाला, लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों को ये मैसेज करना था कि आपने इसको पढ़ने से पहले ना ऑर्डर 7 और ऑर्डर 6 को एक बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं आपको कर नहीं पाई मैसेज, तो लिहाजा ये हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन कल के लिए आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने ऑर्डर 6 और 7 को पढ़ना है और पढ़ के सारी प्रोविजंस ऑर्डर 6 के अंदर से जो जो आपको ये लगती है कि हाँ ये क्लाइंट से भी कर रही है और रिटर्न स्टेटमेंट से भी कर रही है, लेकिन सॉरी एक सेकंड रुकिए, जो कि प्लेंट के लिए भी है और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए भी है, उनको आपने सेपरेट कर देना है। जो आपको लग रहा है कि ये स्पेसिफिकली है ही सिर्फ और सिर्फ प्लेंट के लिए, उनको आपने सेपरेट कर देना है। और जो आपको लगता है कि ऑर्डर 8 से ये रेलिवेंट है, यानी कि ये रिटर्न स्टेटमेंट से रेलिवेंट है, उसको आपने सेपरेट कर देना है। ये कल आपने 4 बजे से पहले पहले ना मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है कि रूल 1 प्लेंट से रेलिवेंट है या 2 प्लेंट से रेलिवेंट है, 3 जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट से रेलिवेंट है। इसको सबमिट करवाने का ये तरीका होगा कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक टेबल बनाना है अपने सफे के ऊपर। उसके ऊपर आपने प्लेंट लिख देना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे ना आपने थर्ड कॉलम में दोनों के लिए प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे है ऑर्डर 6। ठीक है, अब आपको ऑर्डर 6 पढ़ने के बाद जो जो ऐसा लगता है ना कि वो प्लेंट से रेलिवेंट है, उसको आपने इस कॉलम में फिल कर देने हैं। रूल्स को सिर्फ रूल का नंबर लिख दें। ठीक है, जो जो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट के लिए है, उसको यहाँ पे लिख दें। और जो आपको लगता है ये दोनों प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूल जो है ना वो रिटर्न स्टेटमेंट से रेलिवेंट ना हो, या कोई भी उसमें प्लेंट से रेलिवेंट ना हो, या दोनों ही के एम्बिट में कोई एक भी ऐसा ना आता हो जो प्लेंट को भी डील करता हो या ना करता हो। आप लोगों ने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। बस आप लोगों ने इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं, और जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ऑर्डर 6 में पी के अंदर क्या क्या आता है, यानी कि प्लेंट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है, और दोनों के एम्बिट में क्या क्या आता है। ठीक है, आपने वो मुझे लिख के 4 बजे तक सबमिट करवा देना है। ठीक है, आपको इस असाइनमेंट की समझ आ गई है? हेलो, जी जी ठीक है। प्लीज कोई एक बंदा नो बोल मैम, दिया जरा करो। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। एक्सप्लेन अगेन प्लीज। आप लोगों ने ऑर्डर 6 पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद एक कॉलम बनाना है खाली सफे के ऊपर। उसके ऊपर एक टेबल बनाना है, सॉरी, उसके 3 कॉलम होंगे, एक प्लेंट का, एक रिटर्न स्टेटमेंट का, और एक प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो जो रूल उस ऑर्डर 6 का आपको लगता है ना प्लेंट से रेलिवेंट है, वो आपने इस कॉलम फर्स्ट में लिख देना है। कॉलम 2 के अंदर आप लोगों ने ये रिटर्न स्टेटमेंट वाला लिख देना है। कॉलम 3 के अंदर अगर आपको लगता है कि कोई रूल उसका प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों से रेलिवेंट है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पे लिख देना है। और ये असाइनमेंट आप लोगों ने प्लीज कल 4 बजे तक मुझे सबमिट करवा देनी है।
इसका सिर्फ एक ही फायदा होगा कि जो आप लोगों ने कल रिटर्न स्टेटमेंट का पढ़ना है ना सारे का सारा, उससे आपको लिंकिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं। बस फर्क इतना है कि प्लेंट जो है वो प्लेंटिफ दे रहा है, अपना क्लेम लेके आ रहा है कोर्ट में, और जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो जो डिफेंडेंट है वो अपने डिफेंस में, या अगर उसे कोई अपना एडिशनल क्लेम है उसके लिए है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट इन दोनों को डिफाइन नहीं किया गया हुआ सीपीसी के अंदर। तो आप लोगों ने इस ऑर्डर 6 के साथ साथ आप लोगों ने एक डेफिनेशन प्लेंट की लिखनी है और एक डेफिनेशन रिटर्न स्टेटमेंट की लिखनी है। आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, लेकिन उसको अपने वर्ड्स के अंदर जितना इजीली पॉसिबल हो सके कि क्लियर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये प्लेंट है और ये ही रिटर्न स्टेटमेंट है। ये 2 वर्ड्स 2 लाइंस की भी हो सकती है, 5 लाइन की भी हो सकती है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है, ठीक है। तो आज के जो हमारे जो टॉपिक्स होंगे ना वो ये 2 होंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड और सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन सबमिशन। अच्छा, इसके अंदर ना हम लोग को पहले एक चीज समझनी होगी कि पहले मैं आप लोग को ये करवाऊंगी सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड विद, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने रूल 1 पढ़ना है, रूल 1B पढ़ना है, और उसके अलावा रूल 10 पढ़ना है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने सेक्शन 26A पढ़ना है। अब इन सब चीजों के अलावा मैं आप लोग को अभी तक जो हम लोगों ने सीपीसी के अंदर पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होती है, एक शख्स होता है प्लेंटिफ, वो अभी प्लेंटिफ बनानी है, वो एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है या कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसके राइट्स कुछ प्रोटेक्टेड हैं। अब क्या हुआ है कि एक शख्स उसके कोई ना कोई राइट्स मौजूद हैं, और वो जो ए है ना, एक बी ने उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है, ठीक है। जिस टाइम पे ये बी ने उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया है ना, उसी टाइम पे उसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है। अब जब उसको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है ए को, तो अब इसने कोर्ट के अंदर जाना है अपना क्लेम लेके, ठीक है, कि मुझे ये ग्रीवियंस हासिल हुई है और इसकी मुझे रेमेडी चाहिए। और हम लोगों ने एक बेसिक डॉक्ट्रिन पढ़ी हुई है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, बाय जस्ट आई बाय रेमेडियम, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रेमेडी का यूज इस मैक्सिम का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर बी के अगेंस्ट हम लोगों ने कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने से पहले पहले हम लोगों ने प्लेंट ड्राफ्ट करनी है। प्लेंट जब भी ड्राफ्ट होगी ये कोई वकील करेगा, और इसके लिए ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को हम लोगों ने मद्देनजर रखना है। अब ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 के मातहत हम लोगों ने जब भी प्लेंट ड्राफ्ट करनी है, उसके लिए हम लोगों ने अपने ऑर्डर 1 को, ऑर्डर 2 को, ऑर्डर 3 को मद्देनजर रखना है कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या क्लेम ऐड करने हैं, क्या क्या रिलीफ ऐड करने हैं, क्या क्या बंदे को पार्टी बनाना है, किस किस को प्लेंटिफ बनाना है, किस किस को डिफेंडेंट बनाना है। और उसके अलावा हम लोगों ने अपना प्लीडर, चाहे हम लोग डायरेक्टली जाके इंगेज कर ले किसी भी प्लीडर को यानी कि वकील को, और या फिर हम किसी अपने पावर ऑफ अटर्नी, चाहे वो स्पेशल हो या फिर जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो, उसके जरिए से ऑथोराइज करेंगे किसी दूसरे बंदे को। वो बंदा हमारा जो एजेंट होगा हमारे बिहाफ पे जाके उस प्लीडर को अपॉइंट करेगा और वो हमारी हिस्से का कोर्ट में जाके केस करेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने ये 1 2 3 उसके अलावा 5 6 7 की बात कर ली। अब जब इन्होंने प्लेंट लेके कोर्ट में आनी है तो फिर वहां पे 4 और 4A का हो जाएगा कि सब ऑर्डर 4 और 4A, ठीक है। कि सबसे पहले कोर्ट, लोएस्ट पॉसिबल कोर्ट के अंदर बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ही उस शख्स ने आना है। और उसके बाद जब प्लेंटिफ अब आ गया है, उसका जो प्लेंट थी वो ड्यूली एडमिट हो चुकी है, अब उसने एक स्टेटस हासिल कर लिया है सूट का। अब जब सूट एडमिट हो गया है तो सूट ने फिर क्या करना है, सूट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर जाना है। और ये किस तरीके से जाना है, जो भी हमारा उधर ऑफिसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अंदर, वो इसको फाइलिंग रूम के अंदर ना, वो वाला शख्स इसको एक ऑफिस में पहुंचाएगा जो कि हमारे सीनियर सिविल जज साहब होते हैं। फिर सीनियर सिविल जज साहब जो है वो आगे जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब और ट्रायल जज इन दोनों का नंबरिंग देंगे और उनके कोर्ट रूम नंबर लिखेंगे और बताएंगे कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव जज इसको डील करेगा या कौन सा ट्रायल जज इसको डील करेगा। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल जज का भी हमें पता है कि ये दोनों कब से आए हैं, ये 2018 के अमेंडमेंट के बाद के आए हैं। और ये हर एक
डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होंगे उनकी ये मर्जी होगी कि अगर वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो वो उस अपनी कोर्ट्स की डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रायल कोर्ट इन 2 कोर्ट्स में डिवाइड कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का सारा काम क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का, कि प्लेंट आई, रिटर्न स्टेटमेंट आई और फिर फ्रेमिंग ऑफ इशू होएंगे, फिर सॉरी प्लेंट आई, समन्स जाएंगे, समन्स जाके फिर रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, रिटर्न स्टेटमेंट आने के बाद फिर इन्होंने इश्यूज फ्रेम करने हैं, फिर इश्यूज फ्रेम होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से केस चला जाना है ट्रायल कोर्ट में, फिर ट्रायल कोर्ट ने सारा का सारा केस सुनना है और यहाँ से फिर जजमेंट पास हो जानी है। अब ये मैं सारा आपको ब्रीफ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी दिनों बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बात, और दूसरी ये बात कि हम लोग अपने इस ये जो मैंने शुरू में आपको फ्लो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं कि प्लेंट वाला हिस्सा हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। समन्स वाला ऑर्डर 5 हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि किस तरीके से एक प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में आया, उसका जो है सूट था ड्यूली इंस्टीट्यूटेड हो चुका था, उसके बाद उस ड्यूली इंस्टीट्यूटेड सूट के बेसिस पे समन्स जारी हो गए हैं, और अब हम लोगों ने क्या करना है, जब समन्स जारी हो चुके हैं, ये डिफेंडेंट तक पहुंच चुके हैं, तो अब हम लोगों का ये जो डिफेंडेंट है इसने आना है ऑपरेशन के अंदर और इसने अब आके अपने कोर्ट में रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। अब जितना भी काम होगा हम लोगों ने यहाँ से आगे, ये स्टेप 2 है, ठीक है, यहाँ से आगे जाना है और रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर कोई डिफेंडेंट है, उसके लिए एक प्लेंटिफ ने कोई समन्स जारी करवाए हैं, ठीक है, क्या उस डिफेंडेंट को समन पहुंच गए हैं या नहीं पहुंचे? अगर पहुंच गए हैं तो हमारा ऑर्डर 8 ऑपरेशन में आएगा, और अगर नहीं पहुंचे तो ऑर्डर 9 होगा। वो ऑर्डर 9 हम बाद में मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्ज कर रहे हैं कि ये जो समन्स थे हमारे, ये हमारे डिफेंडेंट तक पहुंच गए हैं। अब डिफेंडेंट तक पहुंच गए हैं तो डिफेंडेंट की ये फर्स्ट ड्यूटी है कि इसने कोर्ट के अंदर आना है और आके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करनी है। जब उस शख्स ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करनी है, फिर उसकी एडमिटेंस होगी और फिर यहाँ से इसके बेसिस के ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएंगे, मतलब कि जिस तरीके से जो भी उनके डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर वो आगे ट्रायल कोर्ट में चला जाएगा केस, और वहां पे जाने के बाद अपना ट्रायल शुरू हो जाएगा ना उन लोगों का, ठीक है। अब हम लोगों ने आज स्पेसिफाई रहना रिटर्न स्टेटमेंट तक। अब मैं सेक्शन 26 की तरफ जा रही हूँ, एक सेकंड के लिए। Written statement. The defendant shall file written statement not later than 30 days from the date of his first appearance in the court. इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है उसने रिटर्न स्टेटमेंट दायर करनी है 30 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो 30 दिन कब से शुरू होने हैं, वो उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से शुरू होने हैं। यानी कि एक डिफेंडेंट था, उसको समन सर्व हो चुके हैं, अब वो कोर्ट में फर्स्ट डे पेश हुआ है और यहाँ से लेके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर उसने कोर्ट के अंदर अपने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनेक्स्ड therewith for each of the parties and for the court। यहाँ पे ना आप लोगों ने एक बात ये ख्याल रखनी है, जब हम लोगों ने ऑर्डर 8 पढ़ना है ना तो वहां पे ये लिखा होगा फॉर द प्लेंटिफ, ठीक है, लेकिन जो सेक्शन 2020 की अमेंडमेंट है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है फॉर ईच पार्टीज। तो ईच पार्टी का ये मतलब हम लोगों ने ऑर्डर 1 पढ़ा हुआ है ना, ऑर्डर 1 में उन्होंने कहा हुआ है कि पार्टीज टू सूट कौन कौन होती है, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है, ठीक है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वैसे जनरल बता रही हूँ। पार्टीज टू सूट कौन कौन से होते हैं, एक प्लेंटिफ्स और एक डिफेंडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पे जिस बंदे को कंफ्यूजन आएगी ना कि प्लेंटिफ खाली को भेजने हैं या फिर डिफेंडेंट होंगे जितने उनको भी अंदर ऐड करना है, तो उन सब के लिए कि हम लोगों ने ना इसको अहमियत देनी है। एक तो ये कि ये सेक्शन पोर्शन है और दूसरा और सेक्शन पोर्शन और जो
ऑर्डर पोर्शन है। ऑर्डर हमारा हाई कोर्ट की तरफ से आया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पोर्शन। और जो सेक्शन पोर्शन है वो हमारी लेजिस्लेचर ने दिया हुआ है। और जो चीज लेजिस्लेचर ने दी हुई है ना, वो हाई कोर्ट ने तो अपनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से बनाए हैं वो सारे रूल्स, वो सारे ऑर्डर्स, तो ये सुपरसीड कर जाएंगे। तो लिहाजा ऑर्डर पोर्शन प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द पार्टीज। अच्छा, इस बात को इतना ज्यादा इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि हमें मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आ जाए तो तब भी हमें इस चीज का पता हो कि हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के लिए ही नहीं भेजनी, क्या इसका नाम, सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ के लिए नहीं भेजनी, बल्कि हम लोगों ने डिफेंडेंट के लिए भी भेजनी है। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर 4 प्लेंटिफ्स हैं और 10 डिफेंडेंट्स हैं, ठीक है, अब जब इस डिफेंडेंट ने अपने बिहाफ पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भेजनी है ना, तो वो जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपीज उसने करवानी है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसने अनेक्स करवाने हैं, उसने ये 4 जमा 10, इसमें से ये एक को माइनस कर देते हैं क्योंकि एक तो वो खुद है, ठीक है, यानी कि 9 ये और 4 ये 13, और ये एक कोर्ट के लिए, ये टोटल इसने 14 कॉपीज अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोर्ट में जमा करवानी है, ठीक है। एक यानी कि ओरिजिनल रिटर्न स्टेटमेंट और उसके साथ ये वाली 14 करवानी है इसने कॉपीज। और वो सारी कॉपीज किस किस चीज की होगी, रिटर्न स्टेटमेंट की भी होगी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो अनेक्स करेगा उन सब की भी कॉपीज इसने साथ ही कोर्ट में जमा करवानी है, ठीक है। उसके बाद है इफ द डिफेंडेंट फेल टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस। यानी कि अगर किसी भी शख्स ने कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, यानी कि डिफेंडेंट ने कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तो उसका ये जो राइट है ना वो क्लोज कर दिया जाएगा, राइट टू डिफेंड द केस। अच्छा, ये एक चीज बहुत ही अहम है यहाँ पे। एक चीज होती है एक्स पार्टे प्रोसीडिंग और एक चीज होती है कि क्लोजर ऑफ राइट ऑफ द डिफेंडेंट। ये दोनों चीजें रिलेटेड तो डिफेंडेंट के साथ हैं, ये मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन जो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग है वो ऑर्डर 9 के तहत तब होती है जब एक डिफेंडेंट सिरे से ही कोर्ट में नहीं आया, ठीक है, तब ये ऑर्डर 9 के तहत जाके इसकी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, ठीक है। लेकिन अगर एक शख्स कोर्ट के अंदर आया है, यानी कि डिफेंडेंट आया है, उसने अपना वकालतनामा कोर्ट के अंदर जमा करवा दिया है, अब उसकी ऑर्डर 8 के जरिए तहत और सेक्शन 26A के तहत ये जिम्मेदारी बनती है कि उसने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। अब अगर उसने वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई तो कोर्ट ने उसका जो ये राइट है ना, इसको क्लोज कर देना है। जब उसका ये राइट क्लोज हो जाएगा तो इसको दोबारा बहाल करने के लिए रेमेडीज की क्या, पहले ये होता था इसके लिए रिवीजन लाइक करते थे हम लोग, लेकिन अभी क्या होता है, अभी इसके अंदर हम लोग सेम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि उसका ये जो राइट टू डिफेंड द सूट है इसको बहाल किया जाए। और ये एप्लीकेशन ना होती है ऑर्डर 8 रूल 1 सब रूल 1 का है ए पार्ट, ऑर्डर 8 रूल 1A का फर्स्ट प्रोवाइजो, ठीक है। इसके तहत हम लोग एक एप्लीकेशन देते हैं और इस एप्लीकेशन के साथ इसका एफिडेविट भी होता है और उसके साथ हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं। तो ये हमारा जो राइट टू डिफेंड द सूट है ना, ये बहाल होता है और उसके बाद डिफेंडेंट को ये इजाजत मिलती है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा से अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा सकता है। और जब तक उस शख्स ने ये अपना राइट बहाल नहीं ना करवाया तब तक वो रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता और आगे से कोई भी सूट की कोई प्रोसीडिंग उसके हक में नहीं होगी, ठीक है। कहने का यह मतलब है कि उसको अपना स्टांस रखने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा कोर्ट के अंदर। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है? जी मैम। यस मैम। इतना आपको स्क्रीन शो हो रही है? मेरे ख्याल से सबको हो रही है। जी आपका मैसेज आया था ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे।
अच्छा, यहाँ तक ये हो गया है एक्स पार्ट के अंदर डिफरेंस और क्लोज द राइट टू डिफेंड। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ। आज जो हमारा इस ऑर्डर का मेन है ना, वो रिटर्न स्टेटमेंट है, किस तरीके से कोर्ट के अंदर आनी है और उसके बाद इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये जो सेट ऑफ है ना, ये हमारा कल के लिए टॉपिक होगा, ठीक है। उसके अंदर ही ऐड होगा जो कंटेंट्स वगैरह इसके लिए हम लोगों ने लिखने हैं या किस तरीके से लिखनी है रिटर्न स्टेटमेंट उसके अंदर, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट, द डिफेंडेंट शैल एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच time as the court may permit present a written statement of his defense। अच्छा, अगर आप लोग इसको ये देखें तो वो ये कह रहा है कि कोर्ट के अंदर डिफेंडेंट ने या तो एट सेम डे के ऊपर या बिफोर या उससे पहले द फर्स्ट हियरिंग और विद इन सच पीरियड एज द कोर्ट में परमिट। यानी कि यहाँ पे एक बात वो कह रहा है कि फर्स्ट हियरिंग से पहले पहले या उस दिन, या फिर दूसरा ये कि जो उसको टाइम कोर्ट ने परमिट कर दिया गया है। तो आप लोगों ने ना इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि फर्स्ट हियरिंग तब होगा जब कोर्ट की तरफ से जब सम्मन्स जाएंगे और उसमें लिखा होगा कि आपने फलां डेट को कोर्ट में पेश होना है और आके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी जमा करवानी है और साथ अपना एविडेंस भी लाना है। लेकिन अगर उन्होंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपेयर होना है और आंसर करना है, या फिर जैसे अभी हम लोगों ने सेक्शन 26A के अंदर पढ़ा है कि 30 दिन का उसको मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ पे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवा सकता है अपनी फर्स्ट अपेयरेंस से। तो ये विद इन सच पीरियड टाइम जो है ना, ये वाला फ्रेज ये उससे रेलिवेंट है, ठीक है। प्रेजेंट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस, उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है, एक फर्स्ट हियरिंग के बारे में और दूसरा टाइम ग्रांटेड जो भी हुआ है। टाइम ग्रांटेड के साथ आप लोगों ने जो करना है वो करना है 26 से, और जो फर्स्ट हियरिंग है ये उसकी सम्मन की नेचर ही ऐसी होगी जिसके मुताबिक उसको कोर्ट में बुलवाया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट हियरिंग में के लिए कोर्ट में आना है, लेकिन उससे पहले पहले आप लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है और उस दिन फर्स्ट हियरिंग पे क्या होना है, फ्रेमिंग ऑफ इशू होने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्डर 5 के अंदर पढ़ा था ना कि दो तरह के समन्स इशू हो सकते हैं, या तो फ्रेमिंग ऑफ इशू फ्रेमिंग ऑफ फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए, या फिर फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए। तो इसमें जो फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए ना, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए आप फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का लिख सकते हैं, इसके लिए 26A का आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द पीरियड अलाउड फॉर फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट शैल नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 30 डेज, यानी कि जितना भी टाइम होगा वो 30 दिन से ज्यादा इसको नहीं अलाउ किया जाएगा। यही 26A में लिखा हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट मोर देन 2 एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर प्रेजेंटिंग दी रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, ये प्लीज आप लोग अपने अपने बुक्स के ऊपर चेक कीजिएगा कि क्या ये आप लोगों के पास जो रूल 1 है ये इसी तरीके से ही है, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट्री है उसके अंदर यहाँ पे एक काफी लंबा सारा सेक्शन लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कोई मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि ये ओमिटेड है, ये क्या है। लेकिन जो मेरे पास पंजाब बार की बुक है वो लेटेस्ट है, उसके अंदर भी उन्होंने ऐड किया हुआ है उसको। लेकिन जो मेरा बेयर एक्ट है उसके ऊपर ये चीज नहीं है। उसके अलावा मैंने एक ये जो आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रही है, यहाँ पे भी ये इस तरीके था, लेकिन जो मेरा बेयर एक्ट है उसके ऊपर ये सिर्फ इतना इतना है, यानी कि ये वाला पोर्शन उसमें नहीं है। तो आप लोग प्लीज इसको डबल चेक करके मुझे बता दीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली फिर सब लोग इसको इकट्ठा कर लें। अदरवाइज इसके साथ जो ये जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे यही दिए गए हुए हैं कि 1 जो है वो सब्सटीट्यूट हो गया था यहाँ पे, और उसके अलावा 2 यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड किया गया था, ये जो 3 है यहाँ से कुछ सब्सटीट्यूट हो गया, और नंबर 4 यहाँ पे जितना भी हिस्सा मौजूद था वो सारा ओमिट हो चुका है और उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ ये नंबर 4 ऐड हुआ है, ये वाला प्रोवाइजो। तो इस चीज को आप लोग प्लीज एक बार कंफर्म करके अपने अपनी बुक से मुझे बता दीजिएगा ताकि हम लोग उसको टैली कर लें, क्योंकि मेरी बुक के ऊपर सिर्फ इतना ही है, ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। मैडम मेरी बुक पे तो है ये। ये प्रोवाइडेड है वाला। जी जी।
और provided इसके further not इसके more अलावा than कुछ 2. और है आपकी बुक के ऊपर इसके दरमियान में लिखा हुआ? हाँ जी, वो वाला एक तो रूल 1 है ना, तो नीचे एक प्रोवाइजो और है, फिर आगे ये एक और प्रोवाइजो, 2 प्रोवाइजो दिए हैं। हाँ जी, इसलिए मैं कह रही हूँ, ये देखें ना, अगर आप 4 नंबर को पढ़े ना, ये देखें 4 पे ये लिखा हुआ है इसके लिए omitted and added by number 300 rule जी XI यानी कि 11 Y 26 dated 2 अक्टूबर 2001। तो इसके मुताबिक ये है कि जो भी यहाँ पे पहले मौजूद था ना वो ओमिट हो चुका है और उसकी जगह पे ये अभी ऐड हुआ है सिर्फ इतना हिस्सा। तो मैं ये इसलिए कंफ्यूज ज्यादा हो रही थी कि मैंने इतने ज्यादा सोर्सेज से देखा दुखा है, लेकिन वहां पे हर चीज, हर बुक के ऊपर डिफरेंट चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग कल तक मुझे कंफर्म करके भेज दीजिएगा मैसेज में, या फिर अपनी बुक की तस्वीर ही एक भेज दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए। और वैसे मैं ये वाली अमेंडमेंट दोबारा चेक करूंगी, मुझे ये वाली अमेंडमेंट नहीं मिली थी, नहीं तो मैंने आपको अभी ये बता देना था। ठीक है, जी मैम, अच्छा अब मेरी इसके जी मैं कहा मेरी बुक पे तो दिया हुआ है, बुक मेरे सामने है, मेरे भी तो सामने है। बाकी जी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने बस आपको बता दिया कि अच्छा ये एक चीज है इसके अंदर। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, इसके अंदर इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2018 की अमेंडमेंट है और इसके अंदर ये 2 रूल्स इसमें ऐड इंसर्ट किए गए थे। ठीक है, एक रूल 1A और एक रूल 1B। रूल 1A जो है ना, ये एक प्रिजम्पशन अटैच करवा रहा है कि अगर एक प्लेंटिफ है, उसने समन्स वगैरह भेजे हैं और वो एक्सेप्ट हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, अब डिफेंडेंट आया है, लेकिन डिफेंडेंट फेल हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के लिए। अब उसका जो राइट होगा ना, अब उसके साथ क्या होगा? अब अगर उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर नहीं ना वहां पे करवाई तो क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि इसकी जो साथ है ना एक प्रिजम्पशन अटैच होगी और उस प्रिजम्पशन के मुताबिक यही समझा जाएगा कि जो प्लेंटिफ कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ठीक है, अब जब एक प्लेंटिफ आया है, अगर उसने कोई स्टे वगैरह मांगा हुआ है लास्ट डेट पे, ठीक है, या फिर वो कोई उसको नहीं मिला वो स्टे, अब इंटरम स्टे की बात मैं कर रही हूँ, इंटरम इंजंक्शन की। अब जब उसने वो मांगा था, नहीं मिला, डिफेंडेंट आ चुका है कोर्ट के अंदर, डिफेंडेंट ने आके कोर्ट के अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, तब ये वाली जो है ना प्रिजम्पशन उसके साथ अटैच होगी। अगर डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर आया ही नहीं है तो ये प्रिजम्पशन अटैच नहीं है उसके साथ। लेकिन अगर उस शख्स को समन्स जारी हो चुके थे, वो चला हो चुके पे मैं इसलिए जारी हो चुकने पे इसलिए कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आगे हम लोगों ने ऑर्डर 9 रूल 2 पढ़ना है, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने तलबाना यानी कि प्रोसेस फी जमा नहीं करवाई तो सम्मन जारी नहीं होंगे और नेक्स्ट डेट पे ना सूट खारिज हो जाएगा। तो इस वजह से ये जारी होना, उन सम्मन्स का, डिफेंडेंट का कोर्ट में आना और फिर उसके बाद कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट जमा ना करवाना होगा, सारा कुछ ये सारा प्रोसीजर, तो ही ये प्रिजम्पशन अटैच होगी, अदरवाइज ये प्रिजम्पशन उसके साथ अटैच नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा मैं रीडिंग भी कर लेती हूँ। व्हेन द डिफेंडेंट फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज हियरिंग, the court shall presume that he admits the contents of plaint as true। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं करवाता अपना रिटर्न स्टेटमेंट तो फिर उसका राइट क्लोज कर दिया जाएगा। अब उस राइट के क्लोज हो चुका है, फर्ज करें हो चुका है यहाँ पे, अब उसके बाद हम लोगों ने ये प्रोवाइजो इसका पढ़ना है और इसके अंदर ये है कि रेमेडी बताई जा रही है कि आप लोगों ने वो रिवीजन वगैरह में नहीं जाना, एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन इम्प्लाइड इसका यही मतलब बन रहा है, क्योंकि हम लोग कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, उस एप्लीकेशन के साथ रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएंगे और उस एप्लीकेशन के अंदर भी हम लोगों ने सफिशिएंटली इस बात को बताना है कि किस वजह से मैं कोर्ट में पेश नहीं हो सका था। मिसाल के तौर पे उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, या फौतगी हो गई थी कोई, या मैं आउट ऑफ टाउन था, या फिर मैं आउट ऑफ कंट्री था, या बीमार इतना ज्यादा था मैं चल नहीं सकता था, इस तरीके की कोई भी बात होगी तो ही ये सफिशिएंट कॉज होगी। और अगर सफिशिएंट कॉज होगी, जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज, तो ही ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज इसको दूसरी रेमेडीज
ट्राई करनी पड़ेंगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग shall preclude का मतलब होता है रोकना the court from permitting the defendant to present written statement upon showing a just and sufficient cause in an application in writing supported by an affidavit। वही बात कि आपने एक एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ एक एफिडेविट देना है और फिर रिटर्न स्टेटमेंट देनी है, और इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है, जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज आपने बयान करनी है, और फिर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और अलाउ कर देना है। अच्छा, आप लोगों के पास ना 2020 की अमेंडमेंट होगी किसी किसी के पास या किसी की बुक में अपडेटेड होगी, वो आप लोग अपने ना खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नल एंड वॉइड कर दी हुई है लास्ट ईयर से। तो उसके मुताबिक ये था कि जब भी इसको एक्सेप्ट करना है, इसके अंदर ना कोस्ट डाली जा सकती है। तो अब वैसे कोर्ट की तो ये है डिस्क्रेशन, लेकिन हमारे पास एक्सप्रेसली यहाँ पे इसके रेलिवेंट नहीं लिखा हुआ कि कोर्ट जो है वो कोस्ट डाल सकती है या नहीं डाल सकती। ठीक है, वो उस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ, सॉरी उस रूल के अंदर एक्सप्रेसली लिखा हुआ था कि इसकी हो सकती है कोस्ट, अदरवाइज यहाँ पे नहीं लिखी हुई। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द परमिशन टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड फिक्स्ड इन रूल 1। अच्छा, इसके अंदर वो सिंपल ये बता रहे हैं कि अगर उसको फर्दर एक्सटेंशन मिली भी है ना, तो वो 30 दिन की ही मिली है। अब इससे 30 दिन तक मिल सकती है, इससे ज्यादा कोर्ट उसको नहीं देगी एक्सटेंशन। additional copies of written statement and documents, the defendant shall furnish additional copies of written statement and of the documents annexed therewith for their supply to the plaintiff। ये इस चीज की मैं बात कर रही थी, जो मैं सेक्शन 26 के मुताबिक बात कर रही थी ना, वो ये बात थी टू द प्लेंटिफ। यहाँ पे हम लोग इस चीज को गौर कर सकते हैं दलाइल देने के लिए कि एक तो ये बात है कि ये हाई कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को लाए थे, और हाई कोर्ट की जो अमेंडमेंट लाने की पावर थी ना, वो डेलीगेटेड थी, और जो वो पीछे सेक्शन 26A के अंदर है ना, वो जो है वो उसके अंदर लेजिस्लेचर ने खुद इसको अमेंड किया हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज किया पार्टीज। तो जब उन्होंने वर्ड पार्टीज यूज किया है, तो उसके अंदर प्लेंटिफ भी आ जाना है और रिमेनिंग जितने भी डिफेंडेंट हैं वो सारे के सारे आ जाने हैं। तो उतनी कॉपीज हम लोगों ने देनी है, प्लस एक कोर्ट के लिए कॉपी अलहदा से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है? जी मैम, आ रही है। अच्छा, ये है रूल 10, इसको आप लोग रूल के साथ लिख लो ऊपर 1A के साथ। Where any party from whom a written statement is so required fails to present the same within time fixed by the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit। यानी कि वो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कोर्ट जो है वो उसका राइट जो है वो खत्म कर सकता है, क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे कोर्ट ये बता रहा है, सॉरी एक्ट ये बता रहा है कि अगर वो वहां पे उसका राइट खत्म कर रहा है, तो वो खत्म करने के अलावा कोर्ट जजमेंट भी पास कर सकती है। यहाँ पे ना आप लोग लिख लें एक ऑर्डर 43 रूल 1 सब रूल बी। अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट प्रोनाउंस कर दी है ना, तो उस जजमेंट के प्रोनाउंस होने के बाद जो डिफेंडेंट होगा वो अब जजमेंट डेटर है ना, वो अब जजमेंट डेटर है। तो अब ये शख्स जाके कोर्ट में अपील कर सकता है इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी दूसरा ऑर्डर पास हुआ है, अगर तो वो उस डिफेंडेंट को कुछ मतलब एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा, तो सिंपल ये वैसे ही चलता रहेगा और कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे देगा कि मेरा रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने का हक बहाल किया जाए, और कोर्ट उसको कर भी देगी। लेकिन अगर उस कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है जो कि उस शख्स को
उसके किसी राइट को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगी रिवीजन फाइल सेक्शन 115 के तहत। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लें प्लीज। मैम प्लीज ये दोबारा बता दें, रिवीजन किसके अगेंस्ट होगी? इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ना कि मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंक्स फिट, इसके जरिए। तो इसके अंदर दो तरह के ऑर्डर पास हो सकते हैं ना, एक डिफेंडेंट को जो एडवर्सली इफेक्ट करते हो यानी कि डिफेंडेंट के खिलाफ जाते हो, और एक ऐसा हो सकता है वो डिफेंडेंट के खिलाफ ना जाए, बस एक रेगुलर ऑर्डर हो। अगर तो वो रेगुलर ऑर्डर हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसके वो रेगुलर रूटीन ही फॉलो करेंगे। अगर डिफेंडेंट के खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर आ गया जो जजमेंट तो नहीं है लेकिन उसको इफेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए वो रिवीजन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 115 के। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया है तो ऑर्डर 43 रूल 1 के तहत, ऑर्डर 43 रूल 1 के तहत वो अपील में जाएगा, और ऑर्डर 43 है ऑर्डर अपील फ्रॉम ऑर्डर, तो ये वो वाला है। लेकिन अगर ना तो जजमेंट पास हुई है और ना ही कोई ऐसा ऑर्डर हुआ है, बल्कि कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ उसका राइट क्लोज किया है, तो फिर हम रूल 1A के फर्स्ट प्रोवाइजो में जो रेमेडी हमें दी गई हुई है ना कि हम लोगों ने जाके एप्लीकेशन फाइल करनी है, एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी देना और